नमस्कार बच्चों। आज हम राजनीति विज्ञान की दूसरी पुस्तक के 5वें अध्याय कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना वाले चैप्टर को पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हम कांग्रेस के समक्ष आने वाली मुख्य चुनौतियों तथा उन चुनौतियों का सामना करते हुए किस प्रकार से कांग्रेस ने अपने आप को पुनर्स्थापित किया, इस पर चर्चा करेंगे। बच्चों, आपने दूसरे अध्याय में पढ़ा था एक दल के प्रभुत्व का दौर। उसमें हमने 3 आम चुनावों के विषय में चर्चा की थी। आपने 3 आम चुनावों के परिणाम भी देखे थे। उन तीनों परिणामों को देखने से स्पष्ट हो रहा था कि पूरे भारत पर एकमात्र कांग्रेस का ही वर्चस्व था और कांग्रेस को चुनौती देने वाली ऐसी कोई भी पार्टी उस समय तक राजनीतिक व्यवस्था में मौजूद नहीं थी। आपको पता होगा कि पहले, दूसरे और तीसरे आम चुनाव में कांग्रेस की विजय के पश्चात प्रधानमंत्री के तौर पर पंडित जवाहरलाल नेहरू को नियुक्त किया गया था। इस अध्याय में हम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद के दौर की घटनाओं को देखेंगे। पंडित नेहरू की मृत्यु 1964 मई में हो गई थी। अब उनके बाद प्रधानमंत्री पद रिक्त हुआ तो लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाया गया और लाल बहादुर शास्त्री मई 1964 से लेकर 11 जनवरी 1966 तक प्रधानमंत्री रहे। शास्त्री जी की भी अचानक से 1966 में मृत्यु हो गई। अब फिर से प्रधानमंत्री पद खाली हो गया। तो अब कांग्रेस के जो सिंडिकेट समूह था, ये सिंडिकेट कांग्रेस के प्रभावशाली नेताओं का समूह था। इन्होंने मोरारजी देसाई के बजाय इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया, क्योंकि सिंडिकेट का मानना था कि इंदिरा गांधी अनुभवहीन है और इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया जाएगा, तो समय समय पर इन्हें महत्वपूर्ण दिशा निर्देशों के लिए सिंडिकेट पर निर्भर रहना पड़ेगा। किंतु ऐसा नहीं हुआ। इंदिरा गांधी ने अपने प्रधानमंत्री पद को बखूबी जिम्मेदारी के साथ में निभाया। अब जब चौथे आम चुनाव की बात करते हैं जो 1967 में हुए, तो चौथे आम चुनाव की जो पृष्ठभूमि थी वह काफ़ी उथल पुथल वाली थी। जैसा कि हमने देखा कि 2 प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु हो गई थी। नए प्रधानमंत्री जो बनी वो कम अनुभवी थी। इसी दौर में मानसून की असफलता रही, जिसके कारण खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो गया। विदेशी मुद्रा में कमी आई। इसी समय 1965 का युद्ध हुआ था। उस 1965 के युद्ध में भारत सरकार को काफ़ी सैन्य खर्च करना पड़ा, जिससे भारत की जो आर्थिक स्थिति थी वो बिगड़ गई। विपक्षी दलों ने लामबंद होकर जन आंदोलन किए। तो ये सारी पृष्ठभूमि पर ही चौथे आम चुनाव हुए। अब जब चौथे आम चुनाव हुए तो इनका जो परिणाम था वह काफ़ी उथल पुथल वाला था। इसे 1967 के आम चुनाव के परिणामों को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई है, क्योंकि ये जो परिणाम जो आए थे ये चौंका देने वाले थे। इसमें पहली बार देखा गया कि कांग्रेस को पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, मद्रास व केरल 9 राज्यों में सरकार कांग्रेस की ना बन पाई। इन राज्यों में कांग्रेस के अलावा दूसरे दलों की गठबंधन सरकार बनी। इसके अलावा कांग्रेस जीत तो गई, केंद्र में भी लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस को जीत हासिल तो हुई, किंतु जो इसका बहुमत था वो काफ़ी पिछले 3 आम चुनावों के पीछे काफ़ी गिर गया था। इसी दौर में कांग्रेस के विभाजन की नींव पड़ी। जैसा कि आपको पता है कि सिंडिकेट कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली और ताकतवर लोगों का समूह था। इसमें मुख्य रूप से के कामराज जो मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री थे, एस.के. पाटिल जो मुंबई प्रांत से थे, के.एस. निजलंगप्पा जो मैसूर वर्तमान में जिसे कर्नाटक के नाम से जाना जाता है वहाँ से थे, एन. संजीव रेड्डी आंध्र प्रदेश से थे और अतुल घोष ये पश्चिम बंगाल से थे। ये मुख्य सिंडिकेट के ताकतवर नेताओं में शामिल थे। अब बात करते हैं 1969 के राष्ट्रपति चुनाव की। इस चुनाव के पश्चात कांग्रेस में फूट डल गई थी। 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु हो गई।
अब राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कांग्रेस के जो सिंडिकेट समूह था उसने लोकसभा अध्यक्ष नीलम संजीव रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया, परंतु इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से अलग उस समय के तात्कालिक उपराष्ट्रपति वी गिरी को प्रत्याशी बनाया और इंदिरा गांधी ने निर्वाचकों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट देने को कहा। चुनाव परिणाम जब आए तो वी गिरी की जीत हुई और उन्हें राष्ट्रपति बनाया गया। जैसे ही ये परिणाम घोषित हुए तो राष्ट्रपति चुनाव की हार से खिन्न होकर सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया। इस प्रकार कांग्रेस में विभाजन हो गया। अब इंदिरा गांधी ने कांग्रेस से अलग होकर एक नई कांग्रेस बना ली। तो इस प्रकार से दो हिस्सों में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जिसमें से पहला कांग्रेस ओ अर्थात ऑर्गेनाइजेशन, जिसे पुरानी कांग्रेस कहा गया, और दूसरी थी कांग्रेस आर मतलब रिक्विजनिस्ट अर्थात नई कांग्रेस। अब जब कांग्रेस दो हिस्सों में विभाजित हो गई तो इसके बाद जो एक और चीज़ हमें देखने को मिलती है भारतीय राजनीति में, वो थी ग्रैंड अलायंस। ग्रैंड अलायंस का अर्थ होता है जितनी भी गैर कांग्रेसी पार्टी थी, गैर साम्यवादी दलों का एक चुनावी गठबंधन था, उसे ग्रैंड अलायंस कहा गया। फरवरी 1971 में मध्यावधि चुनाव कराए गए। इसमें इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और इनका जो विपक्ष था ग्रैंड अलायंस, इन्होंने इंदिरा हटाओ का नारा दिया। 1971 के जब चुनाव परिणाम निकल कर आए तो इसमें कांग्रेस, इंदिरा गांधी की जो कांग्रेस थी उसे जीत हासिल हुई और सिर्फ इंदिरा गांधी की कांग्रेस को 352 सीटें अर्थात कुल वोटों का 44% प्राप्त हुआ। इस प्रकार जो चुनौतियाँ 1967 के चुनाव में देखने को आई, उसके बाद जब 1971 के परिणाम आए तो यह कांग्रेस की पुनर्स्थापना के रूप में देखा गया। अब इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हम चर्चा करेंगे। पहला है, भारत में गठबंधन की राजनीति की शुरुआत कब हुई? तो 1967 के आम चुनावों के बाद से गठबंधन की राजनीति शुरू हुई। पंजाब में बनी संयुक्त विधायक दल की सरकार को किस नाम से जाना जाता है? पॉपुलर यूनाइटेड फ्रंट के नाम से। अगला प्रश्न है, 1960 के दशक को खतरनाक दशक कहा जाता है। ये खालिस्तान के अंतर्गत पूछा जा सकता है कि किस दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। तो 1960 के दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। आगे जब हम प्रश्न हल करेंगे तो वहाँ हमें पता चलेगा कि इस दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। अगला ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो महत्वपूर्ण है कि ताशकंद समझौता कब हुआ? ताशकंद समझौता 10 जनवरी 1966 को हुआ। 1967 के चुनाव परिणामों को खालिस्तान की संज्ञा दी गई है तो राजनीतिक भूकंप की, क्योंकि 1967 के जो चुनाव परिणाम थे वो काफ़ी उथल पुथल करने वाले थे। राम मनोहर लोहिया को खालिस्तान नेता माना जाता है। तो राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी नेता थे। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? कांग्रेस का विभाजन 1969 में हुआ। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? 1969 में। अगला है, 1971 के चुनाव में इंदिरा गांधी ने कौन सा नारा दिया? इंदिरा गांधी ने नारा दिया था गरीबी हटाओ, और इसी गरीबी हटाओ के नारे के आधार पर इंदिरा गांधी को बहुत बड़ी जीत हासिल हुई थी 1971 के चुनाव में। 1971 के चुनाव में विपक्ष ने कौन सा नारा दिया था? विपक्ष का नारा था कि इंदिरा हटाओ। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। आया राम गया राम का संबंध किससे है? आया राम गया राम का संबंध दल बदल से है। अगला प्रश्न है, पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बना? तो श्री गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है, ताशकंद वर्तमान में खालिस्तान की राजधानी है। तो ताशकंद उज्बेकिस्तान की राजधानी है। 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में किसकी जीत हुई थी? 1969 के राष्ट्रपति चुनाव में वी गिरी की जीत हुई थी
और इन्हें राष्ट्रपति पद प्रदान किया गया था। इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला है, सिंडिकेट से आप क्या समझते हैं? तो बस आपको इतना ही लिखना है। यदि 2 नंबर में प्रश्न आता है तो कांग्रेस पार्टी के भीतर ताकतवर और प्रभावशाली नेताओं का एक समूह था जिसे अनौपचारिक तौर पर सिंडिकेट के नाम से इंगित किया जाता है। यदि यह प्रश्न 3 अंक का आता है तो आप इसमें ये 2 लाइनों को भी शामिल कर सकते हैं। इस समूह के नेताओं का पार्टी के संगठन पर नियंत्रण था। के कामराज, एस के पाटिल, एस संजीव रेड्डी, एस निजलंगप्पा, अतुल घोष आदि इसमें शामिल थे। और लाल बहादुर शास्त्री तथा इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्री बनने में सिंडिकेट ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अगला प्रश्न है, पीबी पर्स को समझाइए। पीबी पर्स क्या है? हमने पहले अध्याय में पढ़ा था कि भारत 565 रियासतों में विभक्त था और रियासतों का विलीनीकरण भारतीय संघ में किया गया। तो जब स्वतंत्रता के बाद रियासतों का विलीनीकरण किया गया था तब सरकार ने रियासतों को एक निश्चित मात्रा में धन रखने का अधिकार दिया था तथा सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते भी दिए जाएंगे, ऐसा तय हुआ था। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा गया। आपको समझ में आ गया होगा। एक बार पुनः रिपीट करती हूँ कि स्वतंत्रता के बाद देशी रियासतों का विलीनीकरण किया गया था। तब सरकार ने रियासतों को एक निश्चित मात्रा में धन रखने तथा सरकार की तरफ से उन्हें कुछ विशेष भत्ते दिए जाएंगे, यह तय किया गया था। इस व्यवस्था को ही प्रीवी पर्स कहा गया। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, गैर कांग्रेसवाद से क्या आशय है? कांग्रेस को सत्ता से अलग रखने के लिए समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया द्वारा प्रस्तुत की गई विचारधारा को ही गैर कांग्रेसी वाद के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, दल बदल से क्या आशय है? जब कोई जनप्रतिनिधि किसी खास दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े और जीत जाए और चुनाव जीतने के बाद वह उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहा जाता है। अभी तक हमने जितने भी 3 और 4 प्रश्न पढ़े ये सभी सरल हैं। आप 1-2 बार इसको रिपीट करेंगे तो आपको उत्तर याद हो जाएंगे। राजनीतिक गठबंधन से क्या आशय है? जब चुनाव में किसी एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तब कई पार्टियां मिलकर सरकार बनाती हैं, इसे ही राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। भारतीय राजनीति में 1989 के बाद से गठबंधन का दौर शुरू हो गया था। तो क्योंकि उस के बाद कोई भी एक पार्टी बहुमत हासिल करने में सक्षम नहीं थी। तो जब कोई चुनाव में एक पार्टी को बहुमत नहीं मिलता तो वह कई पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाती है, इसे ही राजनीतिक गठबंधन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, ताशकंद समझौता कब व किसके बीच हुआ? तो 1965 के युद्ध की समाप्ति के बाद पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खां और भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी के मध्य ताशकंद में 10 जनवरी 1966 को एक समझौता हुआ था जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। ताशकंद समझौते को हम 3 टॉपिक के अंतर्गत पढ़ते हैं। एक समकालीन दक्षिण एशिया वाले चैप्टर में भी है, भारत के विदेशी संबंध में भी है और इस चैप्टर में भी ताशकंद समझौते के विषय में बताया गया है। अगला, कांग्रेस किन 2 भागों में बट गई? कांग्रेस का 1969 में विभाजन हुआ था। तो कांग्रेस का विभाजन हुआ तो कांग्रेस 2 हिस्सों में बट गई थी। पहली जो थी वो कांग्रेस ओ अर्थात है ऑर्गेनाइजेशन, ये पुरानी कांग्रेस थी, इसे सिंडिकेट वाली कांग्रेस भी कहा जाता था। दूसरी थी कांग्रेस आर मतलब रिक्विजनिस्ट, ये इंदिरा गांधी की कांग्रेस थी जिसे नई कांग्रेस के नाम से जाना जाता था। अगला प्रश्न है, ग्रैंड अलायंस किसे कहा जाता है? 1971 के चुनाव में सभी गैर कांग्रेसी और गैर साम्यवादी पार्टियों ने एक चुनावी गठबंधन बनाया था जिसे ग्रैंड अलायंस कहा गया है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न, 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है? ये
बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है इस चैप्टर का। 1960 के दशक में भारत में कई घटनाएं घटित हुई थी, या कह सकते हैं कई खतरे भारत के समक्ष मौजूद हुए थे। इसके कारण है इसे खतरनाक दशक कहा जाता है। वो खतरे कौन कौन से थे? जो 60 के दशक में पहला खतरा था, भारत चीन युद्ध हुआ था। दूसरा 1964 में नेहरू जी की मृत्यु हुई थी। फिर 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ। 1966 में शास्त्री जी की मृत्यु हुई। इसके अलावा गरीबी, भुखमरी, सांप्रदायिकता जैसी भी समस्याएं उत्पन्न हुई। इन सब के कारण इस पूरे दशक को खतरनाक दशक के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता या कांग्रेस आर की जीत के कारण लिखिए। जैसा कि हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि कांग्रेस में जब इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री पद दिया गया था, तो कांग्रेस के नेताओं का मानना था कि इंदिरा गांधी कम अनुभवी हैं और ये ठीक तरीके से सत्ता नहीं संभाल पाएंगी। किंतु इंदिरा गांधी ने 1971 में जिस तरीके से जीत हासिल की और भारतीय राजनीति में जो अपनी छवि बनाई, वो पूरे विश्व में लोकप्रिय है। तो इंदिरा गांधी की इस लोकप्रियता या उनकी इस जीत के पीछे कारण क्या थे? पहला है, इंदिरा गांधी की लोकप्रियता का कारण जो है उनका चमत्कारिक नेतृत्व था। इंदिरा गांधी पहली महिला प्रधानमंत्री थी भारत की, किंतु जिस तरीके से उन्होंने प्रधानमंत्री पद पर नेतृत्व किया यह सराहनीय था और उनका जो व्यक्तित्व था वो चमत्कारिक था। लोग उनके व्यक्तित्व से प्रभावित होते थे। उनकी निर्णय क्षमता बहुत ही अच्छी थी। 14 बैंकों का उन्होंने राष्ट्रीयकरण किया। अगला, इंदिरा गांधी की हम जीत के कारण पढ़ रहे हैं कि उन्होंने कौन कौन से कदम उठाए जिसके कारण उन्हें 1971 के चुनाव में जीत हासिल हुई। अगला है प्रिवी पर्स की समाप्ति की। प्रिवी पर्स की समाप्ति से इंदिरा गांधी की लोकप्रियता बढ़ गई, क्योंकि प्रिवी पर्स जो व्यवस्था थी ये कहीं ना कहीं आर्थिक असमानता को उत्पन्न करती थी, तो उन्होंने समानता को ध्यान में रखते हुए प्रिवी पर्स को समाप्त कर दिया। अगला है भूमि सुधारों को बढ़ावा दिया। इंदिरा गांधी ने भूमि सुधार संबंधी कार्य किए जिससे देश में कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई। देश में गरीबों के हित के लिए नीतियां बनाई। इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया और उन्होंने ऐसे बहुत से कार्य किए जिससे गरीबों के हित सधे या हितों की पूर्ति हुई। अगला है समाजवादी नीतियाँ। इंदिरा गांधी के द्वारा समाजवादी नीतियों का निर्माण किया गया जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को लाभ हुआ। अगला है गरीबी हटाओ का नारा। इंदिरा गांधी जी द्वारा जो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था, इससे उनकी लोकप्रियता काफ़ी बढ़ गई थी और जिसके कारण उन्हें चुनाव में जीत हासिल हुई। 1971 में भारत पाक युद्ध में मिली जीत ने इंदिरा गांधी की लोकप्रियता में और 4 चांद लगा दिए थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने पूरे भारत का नेतृत्व किया था इस संकट की घड़ी में, वह सराहनीय था। अगला प्रश्न, 1967 के आम चुनाव के बाद भारतीय राजनीति पर पड़ने वाले प्रभावों की व्याख्या कीजिए। 1967 के बाद राजनीति में क्या बदलाव आए? तो सबसे पहला जो बदलाव था वो कांग्रेस के प्रभुत्व को झटका लगा। कांग्रेस के प्रभुत्व को झटका, जैसा कि हमने पढ़ा कि 9 राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। इसके पूर्व तक विधानसभा और लोकसभा दोनों में ही कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित था, किंतु 67 के चुनाव में कांग्रेस के प्रभुत्व को झटका लगा। दूसरा, विपक्षी दलों में एकता की भावना का विकास हुआ। विपक्ष को यह समझ में आने लगा कि यदि कांग्रेस को चुनौती देनी है तो उन्हें एकजुट होना पड़ेगा। अतः विपक्ष एकजुट हुआ और उसमें एकता की भावना विकसित हुई। अगला है गठबंधन सरकारों का उदय हुआ। जिन राज्यों में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी वहाँ मूलतः देखा जाए तो गठबंधन की सरकारों का गठन किया गया था, अर्थात 1967 के बाद गठबंधन की सरकारों का उदय हुआ। 1967 में राजनीति में एक और बदलाव देखने को मिलता है, वह था दल बदल का प्रारंभ। नेताओं के द्वारा अपने दल को छोड़कर किसी अन्य दल में की सदस्यता ग्रहण करने का जो दौर था इस युग में काफ़ी देखने को मिलता है। अगला है राज्यों में मध्यवर्ती चुनाव। जब जिन राज्यों में कांग्रेस के विरुद्ध सरकारें स्थापित की गई वहाँ केंद्र सरकार के द्वारा कोई ना कोई कारण से उस सरकार को हटा दिया गया और वहाँ
मध्यवर्ती चुनाव कराए गए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रभाव थे जो 1967 के बाद हमें भारतीय राजनीति में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कांग्रेस पार्टी किन मामलों को लेकर 1969 में टूट का शिकार हुई? हमने इस चैप्टर के सारांश में बहुत शॉर्ट में पढ़ा कि कांग्रेस पार्टी में फूट कैसे पड़ी। यहाँ थोड़ा सा विस्तार में पढ़ेंगे। 1969 में राष्ट्रपति चुनाव। सन 1969 में राष्ट्रपति जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद राष्ट्रपति पद रिक्त हो गया। तो इस चुनाव में कांग्रेस के सिंडिकेट समूह ने लोकसभा अध्यक्ष संजीव रेड्डी को अपना प्रत्याशी बनाया, परंतु इंदिरा गांधी ने सिंडिकेट से अलग जो तात्कालिक उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी, उनको प्रत्याशी बनाया। इंदिरा गांधी ने निर्वाचकों से अंतरात्मा की आवाज़ पर वोट डालने को कहा और चुनाव में वीवी गिरी की जीत हुई। कांग्रेस का विभाजन। राष्ट्रपति चुनाव में हार से खिन्न होकर सिंडिकेट ने इंदिरा गांधी को कांग्रेस से निष्कासित कर दिया और इस प्रकार से कांग्रेस का विभाजन हो गया और कांग्रेस 2 हिस्सों में बंट गई। ये जो चैप्टर है ये सिर्फ 3 अंक का है। इसमें से 3 अंक के प्रश्न ही पूछे जाएंगे। 3 अंक के प्रश्नों में 1 अंक के 3 प्रश्न, 1-2 अंक का 1 अंक का या फिर 1-3 अंक का, इस टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इस पूरे वीडियो में ऐसे सभी प्रश्न शामिल किए गए हैं जो महत्वपूर्ण हैं और 3 नंबर, 2 नंबर या 1 नंबर के अंतर्गत पूछे जा सकते हैं। यह चैप्टर सरल है, एक स्टोरी के रूप में है। इसमें जो घटनाएं हैं वह अधिकांश आपने सुनी होंगी, तो इसे याद करना कठिन नहीं होगा। बस आप इसको 1-2 बार ज़रूर देख लें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।